मौलाना सज्जाद नोमानी का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र चुनाव सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा दिल्ली है हमारा निशाना। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। महाराष्ट्र चुनाव में वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी, ऐसा कहना है दिग्विजय सिंह का। असल में हुआ भी वैसा ही जैसा कि बीजेपी चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने इतना नहीं सोचा था जितना कि हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 148 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 132 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। उनका स्ट्राइक रेट 89% रहा। अगर वो चाहे ना तो एसएस और एनसीपी के बिना भी सरकार बना सकते हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि महाराष्ट्र के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने रणनीति निर्धारित की थी, जिसमें ईवीएम को एक टारगेट किया गया था। वहीं झारखंड के चुनाव के बारे में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि झारखंड को जिताया है कि ये ले जाओ, ये झारखंड प्रदेश तुम रखो और महाराष्ट्र का इधर हम देखते हैं। इस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। एक्चुअल में हुआ क्या है, बीजेपी के इस बम्पर जीत में सबसे बड़े जो नायक रहे हैं ना, वो मौलाना सज्जाद नोमानी रहे हैं, जिन्होंने की एक तरह से बीजेपी को जिताया है, जिनकी मांगों की वजह से बीजेपी जीती है। इन्होंने ऐसी मांगे रख दी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए, कांग्रेस पार्टी से अलायंस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना ने इसको मान लिया। नोमानी जी के इस मांग के कारण जो हिंदू हैं वो संगठित हो गए और इन्हीं मांगों की वजह से एक नारे का उदय होता है, नेक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस तरीके का जो मोदी जी ने, योगी जी ने नारा दिया ना, इसने चुनाव जिताया है। इस नारे की वजह से, इस मंत्र की वजह से महाराष्ट्र में और एक तरीके से कहें तो हरियाणा, जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे तभी इस नारे का उदय हुआ था। योगी जी ने इस नारे को दिया था और योगी जी ने उस समय ये वायरल नहीं हुआ था, लेकिन अब 2 महीने से ये काफी वायरल हो चुका है। एक करने के लिए बोला था कि भाई आपस में ये मत कहो कि हम इस जाति के उस जाति के हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी फलाना है, जो भी मंसूबा रहा हो बीजेपी का, लेकिन इसने ही जिताया है। नोमानी साहब ने जो मांग उठाई है, उस मांग के कारण, उस मांग को बीजेपी ने इतना प्रचारित कर दिया कि लोग संगठित हो गए। नोमानी जी की अब 20 मांगे क्या है, आप ये एक बार सुन लीजिए। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। अब नोमानी जी का कहना है कि आरएसएस को ही खत्म कर दो। उनका कहना है कि सभी मौलाओं को 15-15 हजार रुपए दो, और वो एकजुट हो गए और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा बीजेपी को वोट किया है। लेकिन आज विपक्ष में ये है कि भाई ये ईवीएम हैक किया गया है और ऐसे नहीं जीते हैं। लेकिन ये जीत जो हुई है एक तरफा हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ी गलती करते हैं उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे अपना जो उनका एजेंडा था, शुरू में उनका जो एजेंडा था, उस एजेंडे को लेकर अगर वो चले होते, वो महाराष्ट्र की जनता के लिए सोचते, कि अपने हिंदुत्ववादी विचार को लेकर आगे बढ़े होते, तो उद्धव ठाकरे आज जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। क्योंकि उद्धव ठाकरे का, उनका जो शुरू का राजनीतिक चरित्र था ना, वो बहुत पसंद आ रहा था लोगों को। लोग यही सोच रहे थे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के लिए ठीक हैं महाराष्ट्र में, लेकिन बीच में बीजेपी से अलग होकर उद्धव ठाकरे ने जाने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली। उद्धव ठाकरे ने सोचा कि हम अकेले अपने दम पर कांग्रेस के साथ मिलकर यहां सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शरद पवार को देश की सभी पार्टियों ने सम्मान दिया है। इस उम्र में शरद पवार को संन्यास लेने की जगह पार्टी और अलायंस करके चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी पार्टी के और नेताओं को इसका कार्यभार सौंपकर सीधे रिटायरमेंट होते, बैठते, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहती। लेकिन शरद पवार क्या है कि अभी भी उनके अंदर लालच है राजनीति में और भी आगे बढ़ने का, जाने क्या करने का, कौन सा पद लेने का लालच है, ये तो वही जाने। लेकिन शरद पवार ने अपना बुढ़ापा जो है वो एक तरह से राजनीतिक बुढ़ापा खराब कर लिया है। राजनीति में जो उनकी जगह थी, राजनीति में जो उनका सम्मान था, वो उन्होंने खो दिया है पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा से लगातार चलती आ रही। किसी भी
स्टेट में केंद्र में चुनाव हो वो एक जैसा ही अपना रवैया अपनाती है, तो उनके लिए कुछ कहना शायद सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से सही लड़ रही है। उसके साथ जिसको आना है या जिसको मोदी को हराने के लिए उसके साथ आना है वो मिले कांग्रेस पार्टी से। महाराष्ट्र के चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी की बम्पर जीत से अब यहां पर जो इनके अलायंस हैं, शिंदे गुट और अजीत पवार का एनसीपी और शिवसेना का, अब अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, वहीं शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे भी, देवेंद्र फडणवीस तो है ही है। देवेंद्र फडणवीस ने इन 5 सालों में जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बन के काम किया है ना, एक इससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए फिर उप मुख्यमंत्री बनना, ये लोगों को भाया है, पसंद आया है। और आज की डेट में वो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार भी है, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और बनेंगे भी, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा विचार कर रही है, इन तीनों नेताओं से बात कर रही है और ये दोनों अब धीरे धीरे मान भी रहे हैं। हालांकि अभी ये दोनों अपना अपना दावा पेश कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के दावे, खासकर एकनाथ शिंदे कभी भी मुख्यमंत्री कुर्सी के बिना नहीं रह सकते हैं। देखने वाली बात है क्या उप मुख्यमंत्री बनकर एकनाथ शिंदे 5 साल ये बीजेपी का साथ देंगे। अजीत पवार की बात है, अजीत पवार साथ रहेंगे, ये पहले से ही माना जा रहा है, क्योंकि उनको एक तो कम सीटें आई हैं इन दोनों से, और ये उप मुख्यमंत्री का पद भी उनके लिए ठीक ठाक है, बड़ा है काफी। क्या बीजेपी दूसरे चेहरे पर भी विचार कर सकती है? ऐसा लगता है अगर देवेंद्र फडणवीस पर ये एग्री नहीं होते हैं तो फिर ये नितिन गडकरी को भी ला सकते हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े बीजेपी के योद्धा हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, तो नितिन गडकरी के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो एग्री होते हैं प्रदेश की राजनीति में या वो केंद्र की राजनीति। हालांकि चाहे वो जनता हो, चाहे मिनिस्टर हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी हो, यही चाहेंगे कि वो केंद्र की राजनीति में रहें, क्योंकि केंद्र में जो उन्होंने काम किया है ना, केंद्र की राजनीति में रहते हुए जो उन्होंने काम किया है, रोड का जो काम किया है उन्होंने, वो शायद ही कोई दूसरा नेता कर पाएगा। इसलिए अब आगे देखने वाली बात है। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।